हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, जिसमें देखो हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका, इससे पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें मैं रेशियो टेस्ट के बारे में आपको बता चुका था कि इसका स्टेटमेंट कैसे है, कैसे आप क्वेश्चन पर अप्लाई करोगे। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका प्रूफ। ठीक है, इसका प्रूफ देखने वाले हैं, इस थ्योरम का कैसे प्रूफ किया जाना है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन होगी कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख के आएँ, क्योंकि वहाँ से आपका थोड़ा बेसिक डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये इजीली आपको क्लियर हो जाएगी ये थ्योरम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट थ्योरम आप इसको कह सकते हो। डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले समझो, देखो ये स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, जिन्होंने वीडियो देखा होगा लास्ट वीडियो, तो वो स्टेटमेंट मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा था। वो आपका जो था वो मैथमेटिक्स यूज की थी ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा लैंग्वेज यूज कर दिया है, वही स्टेटमेंट है बस मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया है। देखो ध्यान समझो, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, ये डायरेक्टली हमने यहाँ पर ऐसे बताया था कि ये लेस देन 1 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो, तो वो उस टाइम में हमने वहाँ पर देखा था। ठीक, तो यहाँ पर बस इसी चीज को कैसे लिखा है वो आप देखो, ध्यान समझो कि n इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। अब वो तो देखो बेसिक सी बात है कि हम इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं और पॉजिटिव टर्म और पढ़ रहे हैं उनके, तो जो नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ेंगे। अब इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा इफ फ्रॉम एंड आफ्टर, ठीक है, सम टर्म द रेशियो। देखो फ्रॉम एंड आफ्टर का मतलब समझो एक के बाद एक टर्म आपके आते जाए। जैसे कोई अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो u1 u2 u3, ठीक है, इस तरीके से आपके टर्म, ठीक है, फ्रॉम एंड आफ्टर हो। तो फ्रॉम एंड आफ्टर सम टर्म्स द रेशियो ऑफ ईच टर्म। अब देखो ध्यान से समझो इस वर्ड को कि रेशियो ऑफ ईच टर्म, यानी जितने भी टर्म है ना, सारे टर्म का अगर आप रेशियो लोगे, और रेशियो कैसे लेना है वो समझो। टू द प्रीसीडिंग टर्म इज लेस देन ए फिक्स नंबर, या टू द प्रीसीडिंग टर्म, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं, जैसे आप इनमें से कोई भी टर्म कंसीडर कर लो, मान लो, ठीक है, तो उसका जो नेक्स्ट टर्म होगा, ठीक है, तो जो नेक्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म अपॉन जिस टर्म को कंसीडर कर रहे हो उसका रेशियो उस टाइप से लेना आपको। जैसे आपने u2 को कंसीडर कर लिया तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा u3, तो आपको जो रेशियो लेना वो लेना u3 अपॉन u2 इस टाइप से। अगर आपने u4 को कंसीडर किया तो u5 अपॉन u4, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो ये un प्लस 1 अपॉन un के फॉर्म में कहना चाह रहा है। तो यही तो हमने लिया था ना, मैंने आपको un प्लस 1 अपॉन un या un अपॉन un प्लस 1 दोनों में बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो यही है। अब समझो जो मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी ये हो जाएगा रेशियो। आपका देखो रेशियो आपके पास आ गया। अब ये कह रहा है इज लेस देन ए फिक्स नंबर, ये किसी फिक्स नंबर से क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, अब कोई फिक्स नंबर होगा, जैसे आपने कोई फिक्स आपने नंबर कंसीडर कर लिया, जैसे हमने r को फिक्स नंबर को कंसीडर कर लिया, तो जो r का जो r होगा वो जो है वो लेस देन यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब एक से छोटा होगा। तो ये कहना चाह रहा है सिंपली कि जो ये रेशियो आ रहा है ना, ये लेस देन होंगे 1 से, या लेस देन 1 ना कहेंगे, पहले कहेंगे लेस देन होंगे ये r से। लेस देन r का मतलब कोई फिक्स नंबर हमने r कंसीडर कर लिया या लेट कर लिया r, और ये जो r होगा वो आपका यूनिटी से छोटा होगा, तो इसका मतलब r 1 से छोटा होगा, r इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है आपका कि विच इज लेस देन यूनिटी एंड द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट के केस में क्या होगा कि जो आपका जो रेशियो है, ये ग्रेटर देन होगा r से। अब r से ग्रेटर होने का मतलब है 1 से बड़ा होगा। तो वही कहने का आ गया आपको, जो मैंने आपको वहां पर बताया था कि अब जब आप un प्लस 1 अपॉन un लेते हो जो लेस देन 1 हो, उस केस में कन्वर्जेंट होगा, और जब आप un प्लस 1 अपॉन un ग्रेटर देन 1 लोगे तो उस केस में डाइवर्जेंट होगा। ये मैंने आपको वहां पर बताया था। तो वही ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यही है, आपको क्लियर हो गई सारी चीजें। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो प्रूविंग देखते हैं इसका, ध्यान से देखो। ठीक, तो आपको देखो प्रूव में क्या करना है, साथ साथ लिखते चलना है। ठीक है, 2 बार रिवाइज करोगे प्रूव आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो 1 मिनट। अब देखो सबसे पहले हम कोई सीरीज कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले प्रूव कैसे करना है, आपको जो दिया है पहले उसको निकाल लो, जो भी आप उसमें से लिख पा रहे हो। तो हम पहले सीरीज कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट द सीरीज या लेट द गिवन सीरीज, ठीक है, लेट द सीरीज भी u1 u2 u3, ठीक है, या फिर ऐसे कह देता हूँ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 जो चल रही है इनफाइनाइट। ठीक है, या फिर देखो ऐसे कह देते हैं इसको, 1 मिनट।
V summation of un n is equal to 1 to infinite un is equal to u1 plus u2 plus u3 plus डॉट डॉट इन्फाइनाइट। ठीक है, तो लेट द सीरीज भी हमने सीरीज को मान लिया। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एंड अब हमें किसी फिक्स नंबर की जरूरत पड़ने वाली है, भाई फिक्स नंबर मानना पड़ेगा। अब ये कहना है लेस देन ए फिक्स नंबर, तो एंड लेट ए फिक्स नंबर एंड लेट हम कर लेते हैं फिक्स नंबर बी आर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि या ऐसे लिख सकते हो आप कि लेट आर बी ए फिक्स नंबर या लेट ए फिक्स नंबर बी आर। आर एक फिक्स नंबर हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। देन अब देखो ध्यान से, अब क्या करने वाले हैं, उसने जो कंडीशन दी है उसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब आपको कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन वही जो रेशियो वाली कंडीशन सिंपली। ठीक है, तो देन वाई गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन क्या कह रही थी हमको, ध्यान से समझो। जो नेक्स्ट टर्म था उसका लास्ट वाला टर्म का रेशियो, इसका मतलब जो ऊपर वाला टर्म है वो नीचे वाले टर्म से ग्रेटर देन है। तो ये मैं अगर सिंपली कहना चाहूँ कि अगर नीचे वाला टर्म अगर यू एन है तो ऊपर वाला टर्म क्या होगा, यू एन प्लस वन, यही होगा ना। अगर नीचे वाला टर्म यू एन माइनस वन है, ठीक है, अब यू एन माइनस वन टर्म है तो इससे बड़ा होगा टर्म, ऊपर वाला जो टर्म होगा। ठीक, ये आप समझो ध्यान से। तो कंडीशन लगा देते हैं, तो अब कंडीशन लिख देता हूँ पहले। ठीक है, जनरली हम बाद में लिखेंगे, पहले लिख देते हैं यू टू अपॉन यू वन लेस देन आर होगा, आपका यू थ्री अपॉन यू टू लेस देन आर होगा। तो इस तरीके से आप लिखते जाओगे, यू फोर अपॉन यू थ्री लेस देन आर होगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे टर्म लिख सकते हो ना। ठीक है, हो गया इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट टर्म हम लिख सकते हैं, यू फाइव अपॉन यू फोर, ऐसे ऐसे लिखते जाओगे। अब जनरली अगर बात करें हम कि इन सब के लिए एक कॉमन वर्ड अगर हम यूज कर दें यहाँ पर, तो क्या होगा, जनरली उसको हम बोलते हैं कि जनरली क्या होता है, जनरली चीज़ों को लिखने के लिए इन सबको रिप्रेजेंट करे वो। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, सिंपली देखो ऊपर वाला टर्म क्या आपका यही तो है, नीचे वाला जो टर्म होगा उससे बड़ा होगा। इसका मतलब नीचे वाला टर्म यू एन है तो ऊपर वाला टर्म यू एन प्लस वन होगा। ठीक है, तो इन जनरल लिख देते हैं हम। ठीक है, तो इन जनरल यू एन अपॉन यू एन माइनस वन इज लेस देन आर। अब देखो ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यू एन अपॉन यू एन माइनस वन इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको भी पता है कि इसी पर काम होने वाला है, क्योंकि जो हम लेते हैं लिमिट एन टेंड टू इनफिनिटी यू एन इक्वल टू, तो जो सीरीज का एन पार्शियल सम जो पार्शियल टर्म है सीरीज के उन्हीं पर हम काम करने वाले हैं। तो इसलिए हमने यू एन अपॉन यू एन माइनस वन लिख दिया, क्योंकि यही सेम चीज पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है ना। अगर एन कोई टर्म आप कंसीडर करोगे जैसे 5, तो यू 5, अब यहाँ वैल्यू रखोगे, जैसे मान लो अगर एन की वैल्यू आप 5 ले लोगे तो जब वैल्यू रखोगे तो यू 5 अपॉन यू 5 में से एक जाएगा 4, तो यू 5 अपॉन यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरीके से आते जाएंगे। ओके, अब देखो ध्यान से, तो जनरली हमने ये यहाँ से निकाल लिया। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं। तो आगे क्या करेंगे हम, आगे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब ध्यान से समझना कि बी राइट हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। देखो यूएन को मैं क्या लिखने वाला हूँ वो देखना ध्यान से। अब यूएन आपको पता है कि जो भी सीरीज है उस सीरीज के पार्शियल एन टर्म, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि सीरीज के जो पार्शियल एन टर्म होते हैं उससे हम पूरी सीरीज का नेचर चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ ओनली उसके जो सीरीज के जो एन टर्म है ना उन्हीं की बात करते हैं। ठीक, तो यूएन को अगर मुझको लिखना है तो एक चीज़ देखो, अगर u1 इंटू यू टू अपॉन u1 इंटू यू थ्री अपॉन यू टू इंटू, अब देखो ध्यान से, u4 अपॉन u3, तो इस तरीके से अगर मैं लिखता जाऊँ टर्म, एक चीज़ देखो, अभी एक मिनट, यहाँ हम लास्ट में लिख देते हैं आपका un अपॉन un माइनस वन, यहाँ भी लिख देता हूँ टर्म un माइनस वन अपॉन un माइनस टू। अब देखो ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा है कि un को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, क्योंकि देखो ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो u1 से u1 कैंसिल, u2 से u2, u3 से u3, इस तरीके इस टाइप से जो टर्म होंगे वो सारे कैंसिल होते जाएंगे। जो लास्ट टर्म आपको दिख रहा होगा un माइनस वन से un माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, जो un माइनस टू है यहाँ पर जो टर्म आएगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा un। तो इसलिए un इक्वल टू un ही है, बस लिखने का तरीका हमने बदल दिया है। ठीक है, यही है बस। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब देखो हम वैल्यू निकाल चुके हैं कि u2 अपॉन u1 की वैल्यू लेस देन आर ये हो जाएगी। तो इसका मतलब जो इक्वलिटी की जो आपको ये दिख रहा है, ये इक्वल टू वाला जो इनइक्वलिटी है ये आपकी इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इनइक्वलिटी आपकी आ जाएगी un इज लेस देन, ठीक है, और u1 इंटू
अब देखो U2 अपॉन U1 क्या हो जाएगा आपका R, फिर इसकी वैल्यू रखोगे R, फिर इसकी वैल्यू रखोगे R, R R R आता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो R आएंगे ये R R R इस तरीके से R आते जाएंगे। ठीक है, अब आपको मुझको ये बताना है, एक मिनट, कि ये जो टर्म है ये कितने टर्म हैं। अब आप सोचो ये टर्म कितने हैं, तो सिंपली अगर मुझको आप समझ पा रहे होंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि कितने टर्म है इसमें, क्योंकि मैंने कितने टर्म कंसीडर किए थे। अब आपको अगर पता हो कि UN क्या होता है, ये सीरीज का n टर्म होते हैं, इसका मतलब मैंने सीरीज के n टर्म कंसीडर किए हैं। अगर सीरीज के n टर्म कंसीडर किए हैं, क्योंकि ये भी तो n टर्म ही तो है, UN आपको दिख रहा है, देखो लास्ट में टर्म दिख रहा है आपको UN, इसका मतलब ये भी टर्म जो है n टर्म ही है सीरीज के। अब देखो इसमें मैंने इनकी सबकी वैल्यू रखी है, ठीक है, इनसे अब मैं R बता रहा हूँ R कितना होगा। तो आपको दिख रहा है कि मैंने U1 को छोड़ करके सब की जो जितने भी टर्म है सबकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। ठीक है, तो अब U1 को एक टर्म को छोड़ के, अब ये कितने टर्म थे n, एक को मैंने इसमें नहीं किया, तो अब एक टर्म अगर इसमें से हटाओगे n टर्म में से अगर एक टर्म आप हटाओगे कितना टर्म बचेगा आपका n-1 बचेगा। इसका मतलब ये जो टर्म है वो आपके क्या है n-1 टर्म है ये। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे n-1 टर्म है। ठीक है, ये तो UN इज लेस देन U1 इंटू R की पावर n-1 हो जाएगा ये। अब आपको एक चीज समझाता हूँ कि ये R की पावर n-1 कैसे हुआ, इसको समझो ध्यान से। जैसे आपको देखो ध्यान से समझना, जैसे देखो ये R है, ठीक है, एक और R में ले लिया, तो R की पावर 1 है, R की पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, R की पावर 2 हो जाएगा। अब मान लो आप R को 4R ले लो, तो सब की पावर 1 होगी, तो सब की पावर 1 है, तो R की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ऐसे ही मान लो आप R R R 7 ले ली मैंने R, ठीक है, तो सब की पावर 1 है, तो सब की पावर ऐड होंगी, तो 7 पावर है, तो 7 पावर बन जाएगी 7 है। ठीक, अब जैसे अगर मान लो मैं ये देखो आपको दिख रहा होगा कि जितने R उतने पावर में आ रही है, R की पावर कौन बन रही है, जितने नंबर ऑफ R है हमारे पास, तो जितने नंबर ऑफ R होंगे उतने R की पावर आ रही है। इसका मतलब अगर मैं R अगर n टाइम R ले लूँ, अगर ये n टाइम R हो, n टाइम R का मतलब समझ रहे होंगे ना कि R जो है ये n हो। ठीक है, अगर n हो तो R की पावर कितना बनेगा n, क्योंकि जितने टाइम होगा उतना ही पावर में आ जाएगा। तो ऐसे ही ये जो टर्म है टोटल कितने हैं n-1, तो सब की पावर आप जैसे ही n-1 टर्म होंगे तो R की पावर भी कितना आ जाएगा n-1 आ जाएगा। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ R हैं वही पावर में आ जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब मैं रफ कर देता हूँ, देखो ध्यान से। अब यहाँ से हम देखो टर्म निकालते हैं आपका, ये आपका देखो UN टर्म आ गया, UN से हम देखो U1 U2 U3 इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फॉर n = 1, हाँ n = 2, n = 3, और चलो 3 का ही निकाल देते हैं, बस इतना ही होता है, चलो 4 भी निकाल देते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, पहले रखो n की 1 रखोगे तो U1 इज लेस देन, ये आ जाएगा आपका टर्म क्या आएगा U1 इंटू, अब देखो यहाँ पर रखोगे आप n की वैल्यू 1, तो 1 में से 1 क्या 0, R की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई U1 के साथ करोगे तो U1 ही आ जाएगा। ठीक, अब n की 2 रखो तो U2 इज लेस देन, तो ये आपका U1 इंटू यहाँ पर रखोगे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, R आ जाएगा। यहाँ से आप U3 निकालोगे तो U1 तो U1 ही रहेगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, तो R² बचेगा। अब U4 निकालोगे तो U1 इंटू R की पावर कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वैसे इस टाइप से आप टर्म निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लेकिन इतने से हम कर लेंगे। अब आप देखो समझो आपको करना क्या था इसमें, अगर ये मैं बताना चाहूँ तो देखो सिंपली मुझको क्या करना है, इसमें जो मेरे पास सीरीज दी है उसको मुझको कन्वर्जेंट बताना है। किस केस के लिए, R इज लेस देन 1 के लिए। तो जो पहला केस लेके चल रहे हैं हम बेसिकली, क्योंकि भाई उसने ही तो कहा है कि लेस देन 1, इसका मतलब R इज लेस देन 1 ही तो कहा है उसने, भाई फिक्स नंबर लेस देन 1 है, तो पहला जो केस लेके चल रहे हैं वो R इज लेस देन 1 का लेके चल रहे हैं। ठीक, सेकंड जो केस होगा वो R इज ग्रेटर देन 1 का होगा, फिर R इक्वल टू 1 वाले केस भी डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला केस जो चल रहा है वो R इज लेस देन 1 वाला चल रहा है। ठीक है, याद ध्यान रखना। तो अब देखो ये केस हमको उसने दिया है कि जो R है वो लेस देन 1 है, पर क्या उस कंडीशन में ये कन्वर्जेंट है या नहीं है ये हमको बताना उसको करके। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास ये पता चल गया हमको कन्वर्जन दिखाना है सीरीज को। तो देखो जो गिवन सीरीज है, मेरे पास सीरीज क्या दी थी, मैं लेके चला था U1 + U2 + U3, ये सीरीज थी, और इसको कन्वर्जन दिखाना है। ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए देखो हमने वैल्यू निकाल ली थी यहाँ पर U1 U2 जो वैल्यू निकाली थी वो पुट कर देंगे। तो देयरफॉर
गिवन सीरीज आपका क्या था, समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट यू एन इक्वल टू क्या था, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट इन्फिनिट। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दिए इसमें, तो जो इनक्वलिटी जो अब आपकी ये आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है u1 लेस देन था u1 के, u2 जो वैल्यू थी वो u1 इंटू आर थी, तो वैल्यू रखोगे आप u1 तो u1 आ जाएगा पहला टर्म, दूसरे की वैल्यू रखोगे क्या आएगा u1 इंटू आर, तीसरी वैल्यू u1 इंटू आर स्क्वायर, चौथे की रखोगे u1 इंटू आर क्यू, तो इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, इतने से ही बात करते हैं। अब देखो समय u1 है, u1 कॉमन ले लो, अब आपका बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू प्लस डॉट डॉट ये। अब देखो ध्यान से, अब आपने देखो ये सीरीज अभी आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर मैं जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो मैंने आपको कहा था कि मैं वो पढ़ाऊंगा आपको, तब ये हम प्रूव करते हैं इसको कि 1 प्लस आर स्क्वायर आर क्यू जो हो ये कब कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है, ये हम उस जीपी में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए आप याद रख लो ये, क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप चेक कर लेना खुद, आपको पता चल जाएगा ये कन्वर्जेंट होगा नहीं होगा, आपको क्या करना होगा इसमें। ठीक, तो पहले तो ये समझ लो कि कन्वर्जेंट कौन से केस में होता है। तो देखो आर इज लेस देन 1 के केस में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कन्वर्जेंट होता है, और आर इज ग्रेटर देन 1 के केस में ये वाला केस हो गया इसका, इसके लिए आर इज ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है, और ग्रेटर देन 1 के लिए भी, ये इक्वल टू के लिए भी, ठीक है, डाइवर्जेंट ही रहता है। ये वाला 1 प्लस आर स्क्वायर आर क्यू, ये वाला अगर आपको देखो प्रूव करना हो तो सबसे पहले देखो क्या है, आपके पास ये सीरीज दी हुई है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है ये, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर से एन टर्म, पार्शियल एन टर्म का सीरीज ले लेनी है, क्योंकि पार्शियल एन टर्म का जब आप सम लोगे तो आपको पता है 1 प्लस आर स्क्वायर आर क्यू प्लस आर की पावर n माइनस 1। एक मिनट मैं कर ही देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इसका समझा देता हूँ रफली। देखो 1 प्लस आर स्क्वायर आर क्यू, ये आपके पास कोई सीरीज है, मान लो एस की सीरीज आपके पास दी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको एस एन निकालना है सीरीज का, क्योंकि मैंने अब हम ये बता ही चुके हैं कि आपके एन टर्म का ही हम बस देखते हैं कि जो सीरीज पूरी दी हुई है उसके एन टर्म क्या बिहेवियर कर रहे हैं, क्या भी उनका, ठीक है। तो अब इस सीरीज का अगर मैं एन टर्म निकालना चाहूँ एस एन, अगर मुझको एस एन निकालना, मुझे एक चीज बताओ एस एन क्या आएगा। अब देखो एस एन के लिए ये आर था, सॉरी, अब देखो आपको पावर दिख रही होगी, देखो क्या मैं 1 को आर की पावर 0 कर सकता हूँ, आर की पावर 0 को मान 1 ही होगा, ये आर की पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब देखो ये वाला जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म है पर लेकिन पावर 0 है, ये वाला जो टर्म है वो आपको दिख रहा है ये दूसरा टर्म है पर लेकिन पावर 1 है, ये तीसरा टर्म है पर लेकिन पावर 2 है, ये 4th टर्म है पर लेकिन पावर 3 है, इसका मतलब पावर एक कम है। तो अगर आपको ऐसा लिखना हो तो सीरीज का जो एनवा टर्म, जो लास्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, आपको पता है कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट क्या आएगा, आर की पावर n माइनस 1 आएगा, क्योंकि आर की पावर n नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो 14 टर्म है वो 3 है, उसकी पावर यानी एक कम है, तो जो एनवा टर्म होगा, एनवा टर्म है, अब पावर पर क्या आएगा, वो उससे कम आएगा, तो एनवा टर्म जो आप लोगे कंसीडर करोगे तो पावर जो होगी वो एक कम होगी, तो n में से एक माइनस कर दिया, वो टर्म आ गया, ठीक है। तो ये आपका एस एन आ गया। अब क्या करते हैं हम, दोनों साइड आर, आप आर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर इंटू एस एन बन जाएगा, तो ये इसमें भी आर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बन जाएगा, ये आर क्यू हो जाएगा, फिर इस तरीके से ये आपका आर, इसमें भी आप आर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 पावर 1 ऐड होगी तो आर की पावर एन ही आ जाएगा ना, ठीक है, आ जाएगा। वैसे हम ये करेंगे वहाँ पर, टेंशन मत लो, फास्टली बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक। तो ये आपका यहाँ से आता है आर एस एन ये वाला, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे, अब देखो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आर एस एन माइनस एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इसमें से जब माइनस करोगे ये, तो देखो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, आप देख लो ध्यान से। तो देखो आर स्क्वायर आर क्यू, ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब इससे पहला वाला टर्म भी तो आर एन माइनस 1 होगा ना, पहला वाला टर्म जो होगा वो भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर एन बचेगा और 1 बचेगा, तो इसमें से ये माइनस किया तो आर की पावर एन माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से भी आप एस एन कॉमन लोगे तो ये आर माइनस 1 बचेगा अपॉन आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन, इसको डिवाइड में भेज दोगे तो आर माइनस 1 को डिवाइड में भेज दोगे तो एस एन की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी, ये समझो यहाँ से अब मेन खेल है। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ, माइनस नीचे से कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर बन जाएगा ना, ठीक। ये इसलिए क्या है, अब ये सोचो कि अगर ये 0 हो जाए, आर की पावर एन अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो ये जो बचेगा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस आर बचेगा। अब देखो आपको ये पता होगा कि 1 माइनस 1 अपॉन आर एक फिक्स वैल्यू है,
ये एक फिक्स वैल्यू है। अगर आपको पता हो कि किसी सीरीज का अगर आप सम निकालते हैं जो इनफाइनाइट, तो वो यही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, आपको आर पता होगा, आप वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक फिक्स वैल्यू है। तो जब वैल्यू फिक्स होती है ना जीपी में, आपको मैं बताऊंगा कि फिक्स के लिए क्या, फिक्स जब कोई अगर कोई फिक्स हमारे पास वैल्यू हमको मिलती है तो उस केस में कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पर जो एस एन होगी ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही डाइवर्जेंट के लिए रहता है ये, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैंने थोड़ा बेसिक आपको बता दिया है, जब हम जीपी पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये तो अब आप यहाँ से समझ लो। अब यहाँ से देखो मैं क्या बताना चाह रहा था वो समझो। तो मैं आपको देखो ये बताना चाह रहा था ना कि जो हम केस जो डिस्कस करने वाले हैं वो आर लेस देन 1 वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए कन्वर्जेंट होगी। अगर ये कन्वर्जेंट है, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये कन्वर्जेंट है तब हम कह सकते हैं कि जो इसके एलएचएस में जो आपका जो एलएचएस में दी हुई है सीरीज वो भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो ये तो कन्वर्जेंट होगी। तो ये चीज अब आपको यहाँ पर लिख देनी है कि ये कन्वर्जेंट है आरएचएस साइड वाली, तो एलएचएस भी कन्वर्जेंट होगी। वही कन्वर्जेंट होगी तो हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखना आप लिख दो यहाँ पर। तो अब देखो ध्यान से आपको क्या लिखना है। तो देयरफॉर इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ लिख दो आप देयरफॉर इफ आर इज लेस देन 1 then the series on the RHS of second in GP with common ratio R is 1, ठीक है, and so it is convergent। तो ये क्या हो गया, आपकी कन्वर्जेंट होगी। एंड हेंस फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड द सीरीज इन द एलएचएस ऑफ सेकेंड इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक। तो अब मैं समझाता हूँ थोड़ा सा क्या लिखा है मैंने। देखो देयरफॉर इफ आर इज लेस देन 1, ये मैंने क्यों कहा, ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देन द सीरीज ऑन द आरएचएस ऑफ सेकंड, इस सीरीज का जो आरएचएस आपको ये दिख रहा होगा, ये सीरीज का जो आरएचएस है सेकंड इन जीपी, ये क्या है, जीपी में विद कॉमन रेशियो आर इज लेस देन 1, ठीक है, जीपी में है ये, और जीपी में भी ये कन्वर्जेंट है ये, ठीक। तो एंड सो इट इज कन्वर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट भी है। तो यही चीज यहाँ पर कहा इसने, एंड हेंस फ्रॉम सेकंड, और सेकंड इक्वेशन से ये है कि अगर ये कन्वर्जेंट है इसकी आरएचएस साइड, तो एलएचएस भी वही सेम बिहेवियर रखेगी, तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। देन द सीरीज इन द एलएचएस ऑफ सेकंड इज आल्सो कन्वर्जेंट, ओके। तो आपको ये क्लियर होगा। तो पहला केस था आपका, और सेकंड केस भी डिस्कस करते हैं, आर इज ग्रेटर देन 1 वाला और आर इक्वल टू 1 वाला भी, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो सेकंड केस डिस्कस करते हैं। तो सेकंड केस मैंने जनरली लिख दिया है, वही है सेम, थोड़ा सा चेंजिंग है, बस लेस देन के ग्रेटर देन होगा, तो मैंने लिख दिया है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं कि आर इज ग्रेटर देन 1 वाला केस ले रहे हैं, ठीक है। अगर आर इज ग्रेटर देन 1 वाला केस लेंगे, देन तब जो रेशियो होगा वो आपको पता है कि जो रेशियो लेंगे वो ये ग्रेटर देन आर होगा ना, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन वाला हम केस डिस्कस कर रहे हैं। तो U2/U1 जो होगा आर से बड़ा होगा, U3/U2 आर से बड़ा होगा, ये हमने लिख दिया। फिर जनरली अगर मैं लिखना चाहूँगा तो UN+1/UN, वही सेम केस, वही सेम चीज़ रहेगी, ये लेस देन लिख दिया है, ठीक है, ग्रेटर देन रहेगा आर से, ये रहेगा सेम जनरली। फिर हम क्या लिखेंगे, UN को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, वही है जो मैंने देखो पहले उसमें केस 1 में जो मैंने ये वाली चीज़ इधर लिखी थी वो इधर लिख दिया, ठीक है, वही है सेम, U1 U2/U1, फिर आप नेक्स्ट टर्म लिखोगे U3/U2, इस तरीके से आप लिखते जाओगे। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो UN/UN-1 टर्म होगा, फिर इसी वाला जो नेक्स्ट टर्म होगा वो UN-1/UN-2 होगा, इस तरीके से जो टर्म है वो घटते जाएंगे, ठीक है। ये अब यहाँ से सारे कैंसिल हो जाएंगे, UN ही होगा ये। अब देखो आपको इन सब की वैल्यू पता है, तो इन सब की जब आप वैल्यू रख दोगे R और इनक्वलिटी आपको पता है ये आ जाएगी, और U1 आपको पता है ये टर्म कितने होंगे, n-1 टर्म होंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट पहला वाला, तो R की पावर n-1 इंटू U1 आ जाएगा, वही है ना सेम। यहाँ से आप टर्म निकाल लोगे U1 U2 U3, तो U2 U3 U1 U2 U3 टर्म आ जाएंगे। इन सब की वैल्यू को ले जा करके जो हमने सीरीज कंसीडर की थी उसमें हम रख देंगे, ये हमने सीरीज कंसीडर की थी, इसमें U1 की वैल्यू रख दी, U2 की वैल्यू रख दी,
U3 की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब इसमें से U1 को मैंने कॉमन ले लिया तो 1 + R स्क्वायर ये आ गई। अब हमको पता है कि ये जो सीरीज होती है R>1 वाले केस के लिए डाइवर्जेंट होती है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया कि द सीरीज ऑन द RHS ऑफ थर्ड इज ये जीपी, ये जीपी में है, ठीक है, विद कॉमन रेशियो R>1 एंड सो इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट। सो इट इज डाइवर्जेंट एंड देयरफॉर द सीरीज इन द LHS ऑफ इक्वेशन थर्ड, ठीक है। जब RHS साइड अगर डाइवर्जेंट होगी तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, हिसाब से डाइवर्जेंट, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, सेम वही है, ठीक, कुछ नहीं, बस देख लो एकदम। तो अब थर्ड केस भी अब डिस्कस कर लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट केस भी इसमें कर देता हूँ, ठीक। तो थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखो इसमें थर्ड केस में जो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं ना, ये हम डायरेक्ट लिखेंगे थर्ड में, ठीक है। मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा आपको, तो आप प्रूव करो तब भी आप ऐसे लिख सकते हो, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन R = 1 हो देन एज अबव, इसका मतलब कि जो हमने अबव काम किया था उसी पर, ठीक है, उसी के कंपेरिजन पर हम ये लिख सकते हैं कि U1 + U2 + U3 = होगा। अब इक्वल टू क्यों आएगा इसमें, आपको पता है R = 1 वाला केस हम ले रहे हैं, तो जो आपका n = 1 के लिए जो आप ये जो टर्म आ रहा था आपका UN, तो UN क्या आ जाएगा इस केस में, वो आ जाएगा R⁻n - 1 × U1, यही तो आएगा, क्योंकि इक्वल टू आएगा यहाँ पर। हम R = 1 वाला केस, R = वाला केस ले रहे हैं, तो इक्वल टू का कोई इक्वल टू आ जाएगी। तो n = 1 रखोगे तो U1 भी इक्वल टू आएगा, ये भी इक्वल टू ही आएगा, ये भी इक्वल टू ही आएगा, तो ये सब इक्वल टू ही आएंगे। इन सब वैल्यू को ले जाके क्या आप यहाँ रख दोगे, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। तो ये काम कर दिया बस, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वलिटी चल रही थी, यहाँ पर अब इक्वल टू चल रहा है ये। अब आप देखो U1 कॉमन ले लोगे इसमें से, ये आ जाएगा। अब R = 1 हमको उसने दिया, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो आपको है ये 1 1 1 1 ये आ गया, ठीक। तो अब हम कह सकते हैं, अब देखो ये कैसे आया, ये तो मैं आपको तभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हम कह देंगे कि जो आपका जो RHS साइड जो है, ये वाली RHS साइड इक्वेशन 4 की, वो क्या होगी, डाइवर्जेंट है। तब हम कह पाएंगे कि जो इसकी LHS है वो भी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है। तो मुझे लगता है आपको इसमें कोई दिक्कत रही होगी, पहला आप समझ गए हो, तो सेम वही चीज़ें हैं बस, ठीक है। बस इस पर फोकस रखना है, क्या इसमें इक्वलिटी हो रही है, ठीक। तो आई होप आपको ये रेशियो टेस्ट एकदम क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, शायद कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस करेंगे या हाइगर रेशियो टेस्ट, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।